सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद, ओम का उच्चारण करेंगे। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palm. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. ठीक है, चलिए बाकी सभी आते रहेंगे, हम क्लास स्टार्ट करते हैं जब तक। तो हमने फर्स्ट पेपर में रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लिया है। आज मैं आप लोगों को हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 का लास्ट टॉपिक जो है हायर एजुकेशन वो पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे जो हमारे होंगे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो शायद हायर एजुकेशन के बाद मैं एनाटॉमी की क्लास लूंगी और आपके पास बहुत कम टाइम है, तो प्लीज आप लोग आते रहिएगा, नहीं तो फिर दिक्कतें होंगी आप लोगों को ही, क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। डेट आ चुकी है, दिसंबर में पेपर होने हैं, सितंबर लास्ट चल रहा है, अक्टूबर नवंबर, यू हैव ओनली 2 मंथ्स। आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है और सेल्फ स्टडी भी करनी है, ठीक है। तो अगर मन में है कि निकालना है नेट जेआरएफ तो प्लीज पंक्चुअल रहिए, क्लास मत छोड़िए, चाहे वो क्लास बोरिंग लगे चाहे समझ में ना आए, लेकिन आप सुनेंगे तो भी आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चाहे वो कोई सी भी क्लास हो, मैं अपनी क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, एनीवन, कोई सी भी क्लास हो, आपको उसमें जाना जरूरी है, ठीक है। चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे हायर एजुकेशन। स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, बताना हो रही है नहीं। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो हम हायर एजुकेशन पढ़ने जा रहे हैं। इनमें मुझे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करना है अभी के अकॉर्डिंग, तो जितना है प्रीवियस वाला पहले जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ाती हूँ, उसके बाद हम मॉडिफिकेशन और करेंगे। तो हमें हायर एजुकेशन में पढ़ना क्या क्या है, हायर एजुकेशन मतलब क्या होता है, तो पहले आप लोग मुझे बताइए क्या है हायर एजुकेशन मतलब, क्या है भाई? मैम वॉइस नहीं आ रही थी आपकी। हायर एजुकेशन मतलब आप क्या समझते हैं? किसी को नहीं आ रही मेरी आवाज? मैम अभी आई। आ रही हाँ है मैम, आ रही है। हाँ, तो मैं पूछ रही हूँ हायर एजुकेशन से आप क्या समझते हैं, बताओ भाई, इतने बार पेपर दिया होगा, नहीं पता? हाँ मैम, शिक्षा का मतलब स्तर, मतलब शिक्षा की किस प्रकार से बांटी गई है कि पहले प्राचीन में शिक्षा कैसा थे, कैसे अध्ययन करते थे, और अब की इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है, उस शिक्षा का मतलब उच्च शिक्षा के बारे में पूरा बताया गया है मतलब। देखिए हायर एजुकेशन जो है बेसिकली अगर हम अभी के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे 12th क्लास के बाद हम जो भी चीजें ऑप्ट करते हैं उसको हम हायर एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप यूजी करोगे, पीजी करोगे, पीएचडी करोगे, तो ये सारे हायर एजुकेशन में आते हैं। अब इनको समझने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट क्या है, पहले क्या सिस्टम था हमारा एजुकेशन का, क्या चीजें चल रही थी पहले, अभी क्या चल रही है, दोनों में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। जो जो चेंजेस आए हैं उनको देखना बहुत जरूरी है। तो हायर एजुकेशन की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया की हम बात करते हैं कि क्या क्या चीजें थी पहले, स्वतंत्रता के पहले कैसा था हमारा एजुकेशन सिस्टम, स्वतंत्रता के बाद हमारा कैसा एजुकेशन सिस्टम हुआ। तो जब हम स्वतंत्रता के बाद या पहले की बात करते हैं तो गुरुकुल सिस्टम चलता था पहले, वहां पर गुरुकुल जाते थे, केवल टीचर बोलता था, बच्चों को सुनना होता था, लिखने वाला कुछ काम ही नहीं होता था, सब कुछ ओरल चलता रहता था, बोलते थे सुनना है। फिर अलग अलग पुराने प्राचीन केंद्र बने इंडिया में, ठीक है, एंशिएंट सेंटर बने इंडिया में अलग अलग, जैसे नालंदा हो गया, तक्षशिला हो गया, ठीक है। फिर जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत चेंजेस आई, कोठारी कमीशन आया, वर्धा कमीशन, फिर कमीशन बनते चले गए। उसके पहले तक क्या था, वेद उपनिषद इन सब का हम ज्ञान लेते थे और गुरुकुल परंपरा को फॉलो करते थे। उसके बाद क्या हुआ, अलग अलग
गवर्निंग बॉडी बन गई कि भाई एक साथ, तो क्योंकि एजुकेशन बढ़ती चली गई। पहले क्या होता था, पहले जो व्यक्ति जितना निर्भर, जितना ज्यादा सशक्त हो जाता था वो एजुकेशन लेता था, लेकिन आज हर व्यक्ति 4 साल से बच्चा लेने लग जाता है। तो इतनी सारी चीजें या इतने सारे कोर्स हो गए हमारे पास, तो उसको गवर्न करने के लिए, उसको चलाने के लिए कोई ना कोई बॉडी या कोई ना कोई संगठन चाहिए। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में गवर्निंग बॉडीज बनी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गवर्निंग बॉडीज इन हायर एजुकेशन, कौन कौन सी गवर्निंग बॉडी है हायर एजुकेशन में? तो सबसे पहले 3 तरीके की चीजें होती है। हायर एजुकेशन को 3 तरीके से बांटा गया है। एक तो होगी जो पॉलिसी मेकिंग करेगी। पॉलिसी मेकिंग मतलब कि वो बनाएगी कि क्या करना है, क्या क्या रूल निकालने हैं, क्या क्या चीजें होंगी। पॉलिसी जो बनाता है जनरली वो है हमारा MHRD, ठीक है। कि मैंने एक एजुकेशन पॉलिसी बनाएगा, जो एजुकेशन पॉलिसी को वो MHRD, जैसे नीति आयोग है सब, ठीक है। तो इसमें कौन सा आता है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसको अब हम बोलते हैं MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उसके पहले भी सबसे पहले MOE बोला जाता था, फिर MHRD हो गया, अभी फिर से MOE इसको बोला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये पॉलिसी बनाने का काम करती है। दूसरी गवर्निंग बॉडी है रेगुलेशन, कि कैसे कैसे चीजें काम करेंगी, किसको स्कॉलरशिप देना है, या UGC के सेंट्रल रूल्स जो निकलते हैं वो रेगुलेशन बॉडी कहलाती है। इसको चलाता है हमारा UGC, जिसको हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारी यूनिवर्सिटी कैसी है, क्या यूनिवर्सिटी में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, वहां के टीचर सही हैं, पढ़ाई सही हो रही है या नहीं हो रही है, इन सबको एक दर्जा या एक तरीके का लेवल दिया जाता है, ग्रेडिंग दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं एक्रीडिएशन, जो कि NAC करती है, ठीक है। NAC का फुल फॉर्म में हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से 3 होती है हमारी, पहला होता है पॉलिसी मेकिंग, दूसरा होता है रेगुलेशन, और तीसरा होता है आपका एक्रीडिएशन, ठीक है। तो MHRD, UGC और NAC, ये तीनों के चलते हमारा चलता है काम। फिर हम पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी कैसी होती है। जैसे ही हम हायर एजुकेशन में जाते हैं तो अलग अलग तरीके की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। आप UG PG में जाओगे तो स्टेट में सबसे पहले क्या होती है, तो सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होती है, पूरे स्टेट की या पूरे सेंट्रल की एक होती है यूनिवर्सिटी, ठीक है। 1 या 2 होती है। फिर आती है स्टेट यूनिवर्सिटी, हमारी मध्य प्रदेश है, उसका कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटी, कितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज बनेंगी। सेंट्रल मतलब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। और स्टेट यूनिवर्सिटी को स्टेट गवर्नमेंट चलाती है हमारी, जैसे कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में जो गवर्नर होगा वो चलाएगा, ठीक है। फिर आती है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो होती है वो रहती तो प्राइवेट है, लेकिन उसको गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती है, उसको हम बोलते हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। फिर आती है हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो कि सेल्फ फाइनेंस होती हैं। फिर आती है मेटा यूनिवर्सिटी, सबका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इतना समझ में आया? पहले बताओ। अभी तो मैं बस इंट्रो दे रही हूँ कि हमको पढ़ना क्या क्या है आगे, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है हमें आगे वो बस बता रही है अभी आपका, भी उसको डिस्क्राइब नहीं किया, अभी डिस्क्राइब और करेंगे आगे हम चल के, ठीक है। आज की क्लास थोड़ा नॉर्मल ही लूंगी, जिससे कि आप लोग के दिमाग में बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम, तो चीजें जाएं, है ना। ऐसा नहीं कि पढ़ाते जाओ दिमाग की में नहीं जा रहा है कुछ। चलो अब हम बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम तो जाते हैं रेगुलर क्लासेस लेने, जैसे कॉलेज हो गया उसमें रेगुलर क्लास जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो कि जॉब वॉब कर रहे होते हैं या कुछ चीजें कर रहे होते हैं, तो वो रेगुलर नहीं कर पाते चीजों को। तो उनके लिए ओपन और डिस्टेंस लर्निंग बनी है, ठीक है। डिस्टेंस मतलब दूरस्थ लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा, ठीक है, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं दूर रह के भी। तो इसमें जो करवाता है, सबसे पहले जो खुला था वो था इग्नू, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। फिर SOU, ये क्या, फिर आती है मिक्स मोड और डुअल मोड। मिक्स मोड मतलब कि कोई व्यक्ति जो है उसको जब टाइम मिले तो वो ऑफलाइन क्लास भी ले सकता है, जब टाइम ना तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकता है। फिर आता है डुअल मोड, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जब हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन में PhD करते हैं, तो उस टाइम पे क्या क्या चीजें होती हैं और PhD में क्या क्या चीजें हमें करनी है। तो इसके लिए मेन काउंसलर, जो हमारा एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो प्रशासन को संभालने वाले कौन कौन से होते हैं लोग, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर PhD में क्या क्या चीजें थोड़ा बहुत वो पढ़ेंगे आगे चल के। तो जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसका सबसे हाईएस्ट लेवल पे जो मेंबर होता है वो कौन कहलाता है, चांसलर कहलाता है, ठीक है। फिर दूसरा होता है वाइस चांसलर, फिर ऐसे प्रो वाइस चांसलर, फिर एकेडमिक काउंसिल, ऐसे करके धीरे धीरे हम नीचे इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि एक यूनिवर्सिटी है तो उसको चलाता कौन है, फिर उसके अंडर में कौन होता है, उसके अंडर में कौन होता है।
फिर हम एजुकेशन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, ठीक है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं एजुकेशन में। तो आजकल तो बहुत सारे फ्री एजुकेशन हमें मिल रहे हैं। तो पहला है आपका ज्ञानवाणी, ठीक है। ज्ञानवाणी एक रेडियो चैनल जो चलता रहता है। फिर ज्ञान धारा है, स्वयं है जो सबसे ज्यादा चलता है, स्वयं फ्री डीटीएच है वो चलता रहता है। फिर ई पाठशाला है, इस तरीके से आपका। और अलग अलग इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे हम कि कितने इंस्टीट्यूट है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे जियान, रूसा, नेशनल नॉलेज कमीशन और कोठारी कमीशन के बारे में। तो ये हमारे कुछ कुछ चीजें हैं विच वी नीड टू स्टडी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाने जा रही हूँ कि है क्या हायर एजुकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियाज हायर एजुकेशन सिस्टम इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ स्टूडेंट। अगर हम इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर हमारे स्टूडेंट्स है। सबसे पहले होते हैं चाइना में, फिर यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट की कैटेगरी अगर हम देखें तो इंडिया थर्ड नंबर पे है जहां पर ज्यादा स्टूडेंट। सबसे पहले तो चाइना में है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स में, फिर इंडिया में, ठीक है। India's higher education sector has witnessed a tremendous increase in number of university। अब क्या हो गया है इंडिया में, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, पहले तो बहुत कम सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, 14 तक कुछ थी, अब तो 55 समथिंग हो गई है, बढ़ गई है। अभी और अपडेटेड वाला देखूंगी मैं, और तो अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि पिछले बार सबसे पहले जब हम पढ़े थे तो 54 थी, फिर 55 हो गई थी, अभी शायद और अपग्रेड हो गई हो, तो आई विल अपग्रेड दैट। इंडिया हायर एजुकेशन सेक्टर जो है सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी और लेवल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बनते जा रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, आपको मैं जो भी इससे पढ़ाऊँ एक चीज याद रखना, जितने भी फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं वो आपको याद होने चाहिए। जैसे एमएचआरडी का मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एमओई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूजीसी, ठीक है, नेक, इन सब का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हायर एजुकेशन में से फुल फॉर्म मैक्सिमम पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो एमएचआरडी ने क्या किया था, हायर एजुकेशन को दो तरीके से बांटा है। पहला, एजुकेशन which is obtained after completing 12 year of schooling। पहला कि आप स्कूल को, पहला जो चलता था उसमें क्या था, आपको 12 साल की स्कूलिंग करनी है एंड इज परस्यूड बाय ड्यूरेशन एटलीस्ट 9 मंथ, ठीक है। या तो व्यक्ति, हायर एजुकेशन किसको बोला गया है उसके बारे में बता रही हूँ कि 12th पास करने के बाद आप जो भी चीज ऑब्टेन करते हैं उसको हम हायर एजुकेशन बोलते हैं। या फिर बोल सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग 10 year of schooling एंड इज द परस्यूट फ्रॉम ऑफ ड्यूरेशन एटलीस्ट 3 ईयर। जैसे कि आपने यूजीसी कर लिया, सॉरी यूजी कर लिया, पीजी कर लिया, या 3 साल की ड्यूरेशन में जो भी आप करते हो 12th क्लास करने के बाद उसको हम बोलते हैं हायर एजुकेशन। जैसे कि पीएचडी हो गया, एमफिल हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पीजी डिप्लोमा हो गया, डिप्लोमा कोर्स हो गया, सर्टिफिकेट कोर्स हो गया, जो भी आप 12th के बाद करते हैं that will consider in higher education। अलग अलग स्ट्रीम में होता है, कोई आर्ट्स लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई साइंस लेता है, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से ये होता है। अब एजुकेशन को 3 तरीके से बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले आती है एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब कि जो सबसे स्टार्टिंग में करते हैं। फिर सेकेंडरी एजुकेशन, फिर आती है टर्सरी एजुकेशन, जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला तो हायर एजुकेशन, दूसरा वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हायर एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, देखो। वोकेशनल एजुकेशन में हम जनरली क्या करते हैं, नॉर्मल चीजें करते हैं जो कि हमारे प्रोफेशनल कोर्स इतने नहीं होते, ट्रेनिंग बेस होता है जनरली। लेकिन हायर एजुकेशन हमारे कुछ प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, इसमें भी 2 होते हैं। एक तो होता है आपका हायर एजुकेशन में जनरल कोर्स, जैसे कि साइंस हो गया। अब मैंने बीएससी किया, बीएससी एक जनरल कोर्स है, लेकिन मैं इंजीनियरिंग करूंगी तो वो प्रोफेशनल कोर्स हो गया। मैंने कॉमर्स लिया, एमकॉम बीकॉम किया, ये जनरल कोर्स होते हैं, जैसे कि बीएससी, एमएससी, एमकॉम बीकॉम, बीए, एमए, ये सारे जनरल कोर्स है। लेकिन जब हम प्रोफेशनल कोर्स की बात करते हैं तो उसमें आता है आपका इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं आपके हायर एजुकेशन के प्रोफेशनल कोर्स कहलाते हैं। ऐसे होता है वोकेशनल, जहाँ पर बोलना पड़ता है, वोकेशनल एजुकेशन या ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं। ट्रेनिंग और एजुकेशन में डिफरेंस है, एजुकेशन पूरा चीज को फॉलो करके चलता है, ट्रेनिंग कम ड्यूरेशन की होती है, ज्यादा नहीं होता, ठीक है। इसमें भी 2 तरीके का होता है, एक तो था ट्रेडिशनल मतलब की जो पहले से चलती आ रही है, एक आ गया है न्यू और इमेजिंग की जो अभी अभी स्टार्ट हुई है।
तो ट्रेडिशनल मतलब जो पुरानी चलती है, जैसे कि ITI लोग करते थे 10th के बाद, ITC करते हैं, पॉलिटेक्निक के कोर्स करते हैं, या कंप्यूटर की ट्रेनिंग करते हैं कोई सी भी, ये सारे ट्रेडिशनल कोर्स है। जहां पर भी ट्रेनिंग वर्ड लग जाएगा दैट इज वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, ठीक है। न्यू मतलब अभी देखिए आप सभी, ट्रेवल और टूरिज्म बहुत ज्यादा चल रहा है। एविएशन मतलब पायलट जो होते हैं वो एविएशन का काम करते हैं। हॉस्पिटैलिटी मतलब कि लोग कैसे किसी की मदद करें, और रिटेलिंग, ये सारी चीजें अभी नई नई इंट्रोड्यूस हुई हैं, इस पे लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। अभी देखिए योग और ट्रैवल चल रहा है, टूरिज्म योग एंड ट्रैवल चल रहा है, ठीक है। लोग पायलट ज्यादा बनना चाहते हैं, पहले इतना नहीं था पायलट वायलट बनने का, अभी ज्यादा लोग कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो इस तरीके से हमें दो तरीका दिख रहा है। अब हम बात करते हैं, पहले मैंने बात की कि क्या क्या हमारे पास एजुकेशन है। अब हम गुरुकुल सिस्टम की बात करते हैं। एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, पहले कैसे चलता था, प्राचीन समय में कैसा था। तो एजुकेशन ड्यूरिंग, आप देख रहे होंगे आप एक गुरु बैठे हैं और शिष्य बैठे हैं, उनके पास किताब विताब कुछ नहीं है, आराम से बैठे हैं, हाथ जोड़ के गुरु बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं। तो पहले के जमाने में क्या होता था, अब देखो मैं आप लोग को बोलूं कि बिना लिखे पढ़ लो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर मैं अभी कथा सुनाऊं आपको कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन पहले के जमाने में कथा ही होती थी, बोलो और स्टूडेंट उसको सुनता रहता था, उसके दिमाग में चीजें रहती थी। लेकिन अब के जमाने में बोलेंगे तो कथा सुनेंगे, नेट टेट का एग्जाम तो भूल जाओ फिर, ठीक है। तो अब के जमाने में ऐसा नहीं होता। एजुकेशन ड्यूरिंग द वैदिक एज वॉज अ जर्नी फ्रॉम मॉर्टेलिटी टू इमॉर्टेलिटी, मतलब अमरता से अमरता की ओर जाना। कि आप हमेशा, जो पहले वैदिक नॉलेज सिस्टम था उसमें हमेशा आध्यात्म की बात, मोक्ष की बात की जाती थी, कि व्यक्ति हमेशा जो उसकी लास्ट चीज है वो मोक्ष है। अभी लास्ट हमारी मंजिल क्या है, पैसा, प्रोफेशन, ठीक है, पैसा आना चाहिए, जॉब लगनी चाहिए, ये अब आज हमारा एजुकेशन सिस्टम हो गया है। इसी को बोलते हैं शिक्षा और विद्या। बहुत से लोग पैसे के चक्कर में एजुकेशन तो ले, लेकिन उनके पास बातचीत करने का तरीका नहीं है, कैसे बात करना है, टीचर है उनसे कैसे बात करना है, स्टूडेंट है कैसे बात करना है, तो विद्या नहीं है किसी के पास, ठीक है। पहले के जमाने में मोक्ष या स्पिरिचुअल बिस की बात की जाती थी। टीचिंग वॉज लार्जली ओरल, ओरल होती थी, एंड स्टूडेंट रिमेम्बर्ड एंड मेडिटेटेड अपॉन व्हाट वॉज टॉट इन द क्लास। अब क्या करते हैं, जैसे हम जिसको बोलते हैं श्रवण मनन और निधिध्यासन, सुनना, उसको मनन करना और फिर उसको रिमेम्बर करना कि सर ने क्या पढ़ाया था क्लास में। अभी मैं बोलूं आपको, पढ़ा दूं, बोलूं कुछ मत लिखो, कल तक आपको नहीं याद रहेगा इतना, ठीक है, जो जो चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन उस टाइम पे लोगों को याद रहती थी। तो सबसे पहले जो लिटरेचर पूरे वर्ल्ड में हुआ था वो था हमारा वेद, ठीक है। उसको अपौरुषेय भी बोला गया, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अपौरुषेय बोला गया मतलब कि वो किसी ने बोला गया बहुत पहले से आया हुआ है, ठीक है। तो वेदास रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट अमॉन्ग द लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड, आर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ लाइफ इन एंशिएंट इंडिया। कि जो भी हमारा दर्शन शास्त्र है जिसको हम समझते हैं वो वेद के द्वारा ही आता है, कि हमारा जीवन है वो क्या है, हमारा अस्तित्व क्यों है, ये सारी चीजें वेद में बताई गई हैं पहले से, ठीक है। अब हम बात करते हैं, द मेथड ऑफ लर्निंग कंसिस्टेड ऑफ मेमोराइजेशन, क्रिटिकल एनालिसिस एंड स्टोरी। इसमें हम हमेशा तीन चीजों पे ध्यान देते थे। मेमोराइजेशन, कि बच्चों को चीजें स्मृति में रहे। क्रिटिकल एनालिसिस, जो चीज पढ़ाया गया है वो क्यों है ऐसा, आखिर चीज ऐसी क्यों। स्टोरी टेलिंग, पहले कथा सुनाई जाती थी कि देखो पहले यहाँ पे ये हुआ, इसको वो हुआ, तो कथा के रूप में बच्चे समझते थे और सुनते थे, ठीक है। इनका मेन था, जो गुरुकुल सिस्टम है उसका मेन एजुकेशन का पर्पस ये था कि वो इक्वालिटी लाए और एक्सीलेंस लाए, कि जो भी बच्चा वो एक साथ पढ़े, इक्वल सबको पढ़ाया जाए और सब में एक्सीलेंस आए, ठीक है। और 3300 ईयर ऑफ इंडियन फिलोसफी, पहले बहुत साल पहले जो जो हमारी इंडियन फिलोसफी चलती थी उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले वैदिक पीरियड था, जिसमें हमारे पास वेद, उपनिषद और गुरुकुल परंपरा चलती थी, और ये सब कुछ संस्कृत भाषा में चलती थी, ठीक है। फिर इसके बाद आया एपिक पीरियड। एपिक पीरियड में क्या हुआ, जैन आए, बुद्ध आए, और जैन बुद्ध जो थे वो पाली लैंग्वेज का यूज करते थे। भगवत गीता आई, मनुस्मृति आई, ठीक है। द राइज ऑफ ऑर्थोडॉक्स दर्शन ड्यूरिंग द एपिक, की ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स, की जो मानते थे आस्तिक और नास्तिक, वो लोग भी इस समय पर आए, ठीक है। फिर सूत्र का पीरियड, ये जो मैं आपको 5 चीज बता रही हूँ ये आप लोग फाउंडेशन ऑफ योग में भी पढ़े होंगे। कौन कौन से काल होते हैं फाउंडेशन ऑफ योग में, जल्दी बताओ, बताओ भाई, नहीं याद। मैम वैदिक, सुन,
वैदिक काल, सूत्र काल, दर्शन काल, फिर हठ योगिक और भक्ति योग का काल आता है, उसके बाद फिर आधुनिक योग का काल। वेरी गुड, ठीक है। उसी को ही हम जनरली बोलते हैं प्री वैदिक काल, फिर क्लासिकल, फिर पोस्ट वैदिक, फिर मॉडर्न, इस तरीके से आता है। इसी को ही हम बोलते हैं वैदिक काल, मतलब पहले वैदिक काल चला था हमारा, फिर आपका सूत्र काल आया, फिर सॉरी श्रुति काल, फिर सूत्र काल, फिर आपका हठ यौगिक काल, फिर उसके बाद मॉडर्न। उसी को ही यहाँ पर बताया गया जनरली, ठीक है। के पहले वैदिक पीरियड आया, फिर हमारा एपिक पीरियड आया, फिर सूत्र पीरियड में नागार्जुन एंड द ये, ठीक है, महायान बुद्धिज्म, ये सारी चीजें आई। फिर शंकराचार्य का पीरियड आया उस टाइम पे। ये मैं जो बात करी हूँ इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बात करी हूँ कि पहले कौन सी एजुकेशन आई, फिर कौन सी एजुकेशन आई, लेकिन हम जो पढ़ते हैं योग में वो योग के पर्सपेक्टिव में कैसे कैसे डिफाइन किया गया, ठीक है। फिर शंकराचार्य जो थे वो केरल से थे, उन्होंने क्या किया, वेदांत की तरफ ज्यादा फोकस किया। उन्होंने बोला वेदांत एक ही चीज को माना, ब्रह्म को मान के वो चले। उनकी एक कहानी भी है ऐसी, सुनाऊंगी कभी मिलेगा तो। हम जहाँ रहते हैं श्रीनगर में ही वो आए थे, ठीक है। तो वो केवल ब्रह्म को मानते थे, ठीक है। और उनका मानना था कि सब कुछ पुरुष ही है, मतलब शिव ही सब कुछ है, शक्ति कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो एक मंदिर में गए और उनको बहुत प्यास लगी, तो वो बस शिव 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 कर रहे थे। तो माता जी को लगा भाई कि ये मेरे से तो मान ही नहीं रहा है। तो उनको अपनी माया के द्वारा उन्होंने, हैजा होता है ना, हैजा सुना होगा आप लोगों ने, महामारी, वो कर दी और उनको बहुत प्यास लगने लग गई, ठीक है। तो प्यास लगने लगी और माता जी ने बुढ़िया का अवतार लिया और बोला कि भाई पानी लेके आई, ठीक है। तो वो शंकराचार्य को बहुत प्यास लग रही थी, उन्होंने बोला कि माता जी मुझे पानी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि तुम इधर आओ, मैं नहीं दूंगी पानी वहां पर आके, तुमको 4 कदम चल के आना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास शक्ति नहीं है वहां तक आने की। तो उन्होंने क्या बोला कि हर व्यक्ति को शिव से बस काम नहीं चलता जब तक उसमें शक्ति ना हो, तो शिव शक्ति के बिना सब है। तो मानते तो ये वेदांत को सिस्टम को थे, फिर धीरे धीरे ऐसे आती है कुछ मिथ या कथाएं आती है कि फिर दोनों चीजों पे इन्होंने किया। फिर यहाँ पर बहुत विजिट किया उत्तराखंड में भी, और बहुत सारे मठ बनाया उन्होंने, ठीक है। फिर शंकराचार्य आए, फिर राइज ऑफ अदर वेदांतिक स्कूल, फिर और वेदांतिक स्कूल उसके बाद बनते चले गए, ठीक है। फिर हम वेदों के अंग के बारे में पढ़ते कि उस टाइम पे जो वेद था, आप लोगों को ये सब फाउंडेशन ऑफ योग में भी आपने पढ़ा होगा, ये दोबारा रिवीजन हो रहा है, याद रख लेना क्या क्या है, ठीक है। फिर वेदों के अंग की बात करते हैं कि 6 अंग उसके करे गए। पहला व्याकरण, व्याकरण में संस्कृत ग्रामर होती थी कि क्या क्या है, किसका क्या मतलब। फिर शिक्षा, कि जो हमारे वैदिक मंत्र है उसको कैसे प्रोनाउंस किया जाए। फिर ज्योतिष में एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया था। निरुक्त में वैदिक डिक्शनरी थी कि ये है तो इसका मतलब क्या होगा। फिर छंद आए, छंद में स्टेंजा होते थे, वैदिक स्टेंजा या पोइट्री होती थी। फिर कल्प आए कि आप जो भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, सॉरी रूल्स रिलेट, तो उसका रूल्स क्या है, आपको क्या क्या रूल फॉलो करने हैं, वो कल्प के अंतर्गत आए, ठीक है। तो व्याकरण मतलब ग्रामर हो गया, शिक्षा मतलब वैदिक मंत्र को प्रोनाउंस कैसे करना है, ज्योतिष मतलब एस्ट्रोलॉजी, निरुक्त मतलब आपकी वैदिक डिक्शनरी होती थी, छंद में जो हम जनरली पढ़ते हैं छंद हमारे, ठीक है, पोएट्री के स्टैंजा होते थे। फिर कल्प में रूल होते थे कि आप जो भी रिलीजन को उसको कैसे फॉलो करोगे, ठीक है। इतना समझ में वेदांग 6 है, ये आपको आ सकता है क्वेश्चन, किसमें भी ये फाउंडेशन ऑफ योग में भी आ सकता है आपको, और इसमें भी आ सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है भाई। यस मैम। ठीक है, जी मैम। चलिए अब हम बात करते हैं। आज ये एंशिएंट यूनिवर्सिटी बस पढ़ाऊंगी, उसके बाद आप लोगों की आज क्लास कंप्लीट करूंगी, क्योंकि फिर बच्चे भी नहीं है ना, या फिर बच्चे जितने भी हैं कल से हम और करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए आज ज्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है। लेकिन कल से पूरी क्लासेस प्रॉपर रहेंगी आप लोगों की, और ज्यादा पढ़ाऊंगी मैं, जल्दी कंप्लीट करूंगी हायर एजुकेशन, क्योंकि एनाटॉमी पढ़ाना है आप लोगों को। चलिए अब हम बात करते हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी की। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, अब हम बात कर रहे हैं कि पहले जमाने में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज थी। तो सबसे पहले थी आपकी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है, इन द किंगडम ऑफ गांधारी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी कभी आता है इनसे क्वेश्चन, क्योंकि देखो जब हम जिन चीजों से बचते हैं, जैसे हम फाउंडेशन वगैरह छोड़ देते हैं, यूजीसी के पास यही रहता है कि भाई ये छूट गया, ये पूछ लेते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो तक्षशिला जो है वो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड की, जो कि गांधार के समय पे बनी थी, इन द किंगडम ऑफ गांधार, ठीक है। फिर तक्षशिला वाज अ सेंटर फॉर रिलीजियस टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म फॉर सेवरल सेंचुरीज।
बुद्धिज्म लोग यहाँ पर बहुत सेंचुरी तक चला। इट कंटिन्यू टू अट्रैक्ट स्टूडेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड अंटिल इट्स डिस्ट्रक्शन। तो पहले तो ये चल रहा था, फिर इसको डिस्ट्रक्शन कर दिया गया, इसको हटा दिया गया मुसलमानों की तरफ सबके तरफ। तो 5th सेंचुरी तक ये पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस था। ठीक है, इसको हम बिफोर क्राइस्ट भी बोलते हैं। कॉमन है ना, मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के बाद और क्राइस्ट के पहले। जो लोग जनरली क्राइस्ट को फॉलो करते हैं तो वो बीसी और बीसीसी बात की बात करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी है। फिर इस यूनिवर्सिटी में 68 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे और मिनिमम एंट्री जो थी एज की वो थी 16 ईयर। ठीक है, और कोई एग्जाम सिस्टम नहीं होता था। बच्चे का टेक्स्ट ओरली लिया जाता था, समझ में आता था, ठीक है, ले लिया जाता था उसको। फिर आती है हमारी नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा जो है वो बिहार में उपस्थित है। नालंदा वॉज अ फेमस कल्चरल एंड एजुकेशनल सेंटर फॉर नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में फेमस कल्चर एंड एजुकेशन सिस्टम था। यहाँ पर पूरा कल्चर, यहाँ पे भी संस्कृत बहुत ज्यादा उपयोग की जाती थी। ठीक है, इसमें 3 चीजें थी, रत्न सागर, रत्न दवी और रत्न यंजक। ये 3 इनके जो वहाँ के मेन चीजें वो आप लोगों को याद रखनी है। 2010 में यहाँ पर वो अभी इसको दोबारा वो किया गया, रिलोकेट करा गया है। तो रत्न सागर, रत्न दवी और रत्न रंजक इसको बनाया गया दोबारा। ठीक है, फिर विक्रमशिला हमारा तीसरा कॉलेज है। So the Vihar of Vikramshila was established by the famous empirical धर्मपाल। तो ये कब बना था विक्रमशिला? धर्मपाल के टाइम पे। और तक्षशिला कब था? हमारा गांधार के टाइम पे। ठीक है, तो धर्मपाल मतलब जब हमारे पाल डायनेस्टी थी तब हमारा ये बना था। कब? 8th सेंचुरी में बना था। इन नॉर्दर्न मगध या भागलपुर में ये बना था। ठीक है, मगध में था ये, याद रखना, मगध में, और पाल ने बनाया था। तक्षशिला जो थी गांधार में थी। ठीक है, नालंदा बिहार में। ठीक, तो ये याद रखना, ब्यूटीफुल हिल में बने और ये गंगा के किनारे उपस्थित है। ठीक है, ये स्थित है। द सेंट्रल बिल्डिंग, इसकी जो बीच की बिल्डिंग है, सेंट्रल बिल्डिंग है, सेंट्रल लाइब्रेरी बोल सकते हैं, उसको हम विज्ञान भवन बोलते थे। ठीक है, इसको ACI के द्वारा बताया गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, यहाँ पर है भी ये ASI। अब नेक्स्ट आती है आपकी वल्लभी यूनिवर्सिटी। वल्लभी यूनिवर्सिटी जो है वो आपके सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र जिसको अब गुजरात बोला जाता है। ये 6th सेंचुरी में स्टैब्लिश की गई थी वल्लभी यूनिवर्सिटी। फिर आती है मिथिला। मिथिला कब बनी थी? उपनिषद के एज में बनी थी। मिथिला बिकेम द प्रोमिनेंट सीट ऑफ ब्राह्मणिकल एजुकेशन। ठीक है, इसमें ब्रह्म के बारे में, इन सब चीजों के बारे में से बताया जाता था। उपनिषद के एज के टाइम की थी ये। ठीक है, इतना समझ में आया भाई? यस यस मैम। ठीक है, अब देखिए इसमें है एजुकेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन पोस्ट इंडिया। कि पोस्ट इंडिया मतलब कि पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद क्या क्या हुआ। तो दिस इज एविडेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ लर्निंग विच एग्जिस्टेड इन 7th सेंचुरी BC वर द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। इन्होंने बताया कि पहले जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में 7th सेंचुरी में थी और 3rd सेंचुरी में थी। Few of this center was very large, having several facilities, invasion and disorder in country has executed ancient Indian education system। मतलब कि पोस्ट एजुकेशन के टाइम पे या पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी बहुत सारे कॉलेजेस हमारे पास थे। ठीक है, लेकिन उनका डिस्ट्रक्शन कर दिया गया था। कॉलेजेस की बिल्डिंग्स अभी भी हमारे पास थी। फिर फर्स्ट कॉलेज वाज प्रेसिडेंटी कॉलेज इन 1817। सबसे पहला कॉलेज की बात करियो, नालंदा क्या है? सबसे पहली यूनिवर्सिटी, सॉरी तक्षशिला सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले कॉलेज की हम बात करें तो 1817 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, देन सेकेंड ऑन इन 1880। कहाँ पर हुआ था ये? शेरमपुर इन बंगाल में हुआ था, जो कि वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया था। ठीक है, फिर इन 1857 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, याद रखना, सबसे पहले 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल्ड हुई थी 1857 में। इनका नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। एक सेकेंड, इनके नाम आप लोग याद रखिएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है कलकत्ता, दूसरी बॉम्बे में, फिर है मद्रास में। 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हमारे स्टार्ट हुई थी 1857 में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, CBM याद रख लेना। फिर 1947 में
27 कॉलेज एफिलिएटेड हुए थे, मतलब इन्हीं यूनिवर्सिटी से 27 एफिलिएटेड कॉलेज बने थे और 19 यूनिवर्सिटी वर देयर इन इंडिया। उस टाइम पे 19 यूनिवर्सिटी थी इंडिया में अकॉर्डिंग टू CABE 2005। ठीक है, कि सबसे पहले 1857 में क्या हुआ था, 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फिर 1947 में 27 कॉलेज, उसके बाद 19 यूनिवर्सिटीज बन गई हमारे 2005 तक। ठीक है, चलिए अब हम इंस्टीट्यूशन के बारे में कल पढ़ेंगे। अभी इसमें कुछ और ऐड करना होगा तो मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, एक सेकेंड रुको। हेलो, अच्छा एक सेकेंड बस ना, आई ना 2 मिनट में कंक्लूड करती हूँ क्लास, फिर आ रही हूँ ना। चलिए, तो सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। Rub your both palm. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और कल से प्रॉपर आना है क्लास। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।